पहली बार ही मैंने MPPCS का प्री दिया था, 1 नंबर से रह गया था मेरा। कोचिंग वाला बिजनेस कर रखा है, कोई कोचिंग ऐसा है कि अपना बस गाइडेंस तो नाम का ही चल रहा है उनका। अच्छा। कोचिंग करा ही रहे हैं, बच्चों को फंसाने की कोशिश करते हैं। 2-4 ये अपने चेले चपाटों को बाहर छोड़ देंगे, पकड़ के लेकर आओ, नए स्टूडेंट को आ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट को लेकर आओ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शहर ज़िंदगी में। आज हम आ चुके हैं मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में इस वक्त हम खड़े हुए हैं बत्रा सिनेमा के पास। आइए चलिए करते हैं कुछ एस्पिरेंट से बातचीत, जानते हैं आखिर क्या क्या स्ट्रैटेजी वो फॉलो करते हैं अपने तैयारी के लिए। हेलो भैया। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांजन प्रकाश। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम दिनकर राव है। आपका भैया? आशीष। आशीष। आप लोग कब से हैं दिल्ली में भैया? हम भैया यहाँ 2020 में आए थे, कोविड से 1-आध महीना पहले ही मतलब। अच्छा। तो तब से मुझे थोड़ा टाइम हो गया यहाँ। और कोविड जैसे ही हम आए तो कोविड लग गया, फिर उसके बाद सारी कोचिंग बंद हो गई थी। तो हम तब से बस ये है, कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे थे, धीरे धीरे अपना स्ट्रेटेजी फॉलो करा, NCERT वगैरह पढ़ी और वो करी। तो फिर नेक्स्ट ईयर जैसे ही थोड़ा कोविड का थोड़ा प्रकोप कम हुआ तो कोचिंग थोड़ा ऑनलाइन वगैरह ले लिया 2-1 जगह से। उसके बाद धीरे धीरे हमने 1-2 कोचिंग से कांटेक्ट करा, जो मतलब अच्छे टीचर हैं उनसे ले लिया, और बाकी हमने खुद सेल्फ स्टडी किया। तो अब धीरे धीरे ये है कि सारा सिलेबस वगैरह कवर कर लिया, अब एग्ज़ाम दे रहे हैं। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है कि IAS PCS बनने के लिए दिल्ली आना ज़रूरी है? देखिए, दिल्ली आने से ज़रूरत नहीं है, लेकिन मार्गदर्शन की बड़ी ज़रूरत है। जितना अच्छा मार्गदर्शन रहेगा उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका ना समझ पर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को रट लें और रट के कितना कैरी कर पाएंगे। इतना सिलेबस होता है, आप यकीन मानना कि 1.5-2 साल में भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। यहाँ पर मोस्टली सभी संस्थान दावा करती हैं कि हम 1 साल में या 12 महीने में कोर्स कंप्लीट करा देंगे, बट मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मेरे को अभी 8-9 महीने होने वाले हैं दिल्ली आए हुए। तो मतलब मार्गदर्शन ज़रूरी है, तो मार्गदर्शक के तौर पर ही यहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। और कोई भी कोचिंग ये नहीं कहता कि हम दिल्ली आ गए हो हम तुमको IAS बना देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा भैया, आपके अकॉर्डिंग दिल्ली मुखर्जी नगर का एनवायरनमेंट कैसा है? एनवायरनमेंट तो सही है, लेकिन एनवायरनमेंट डिपेंड करता है अपने ऊपर, अपन किस वे में ले रहे हैं। यहाँ दोनों टाइप का एनवायरनमेंट है। स्टडी वाला भी एनवायरनमेंट है, जैसे ग्रुप स्टडी कर सकते हो तुम, अच्छे तुम्हारे दोस्त मिलते हैं, लेकिन यहाँ रहना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो बच्चा सोचता है कि थोड़ा सेपरेट, मतलब दूर जाके, मुखर्जी नगर से दूर जाके रहना चाहें। लेकिन अगर एनवायरनमेंट देखा जाए तो यहाँ 3-4 एरिया हैं जो स्टूडेंट एनवायरनमेंट रिलेटेड आते हैं, लेकिन यहाँ एक हब टाइप का है कि जैसे यहाँ बच्चे रहते हैं तो मतलब उनको लगता है कि, लेकिन जो है ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सारे नियर ही है, तो उनका टाइम भी कंज्यूम नहीं होता ज़्यादा, रूम PG से आना, क्लास करना। तो एक एनवायरनमेंट रहता है कि जैसे 4 दोस्त हैं तो उसी फील्ड के मिलना है, तुमको उसी से रिलेटेड डिस्कशन होना है, चाय पे भी मिलना है तो वही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो वो ज़रूरी है। एक बंद कमरे में रह के तुम अपने आप से कितना टॉलरेट करोगे, तो मैं 4 लोग भी रहना ज़रूरी है, एनवायरनमेंट रहना भी ज़रूरी है। तो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोचिंग का तो ऐसा रहता है कि आप अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, ऑफलाइन, लेकिन तुम्हें एक इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि इंसान अपने खुद से इंटरेक्ट करते करते बोर हो जाता है, उसको 4 लोग चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए। अच्छा भैया, क्या डेली रूटीन फॉलो करते हैं आप लोग? हमारा डेली रूटीन तो ऐसा है कि पहले कोविड में तो मेरा खुद का मतलब ये था कि मैं मतलब कोचिंग वगैरह नहीं थी, तो मैं यहाँ का रूटीन बता रहा हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ तो पहले तो मेरा मतलब रात दिन एक सा था, जब मन करा तब पढ़ लिया, जब सोया ऐसी था मेरा। अब जब से थोड़ा सा ये है कि यहाँ जब से बढ़िया माहौल वगैरह सही हो गया कोविड के बाद में, तो अब सुबह को मैं थोड़ा जल्दी उठता हूँ, 6-6:30 बजे उठता हूँ, और 12 बजे तक पहले मतलब सब कुछ हाथ मुँह धो के फ्रेश वगैरह हो गया, फिर 6-7 घंटे में कंटिन्यू, 6 घंटे 12 या 1 बजे तक कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद फिर लंच वगैरह लेके फिर मैं 2 या 3 बजे के बाद बैठता हूँ, तो फिर उसको शाम को मैं इवनिंग 8 बजे तक चलता हूँ। 8 बजे के बाद 1-आध घंटा थोड़ा इधर घूम लिया, या कुछ जैसे खाने पीने का सामान ले आना मार्केट से, तो वो करने के बाद फिर 9-10 बजे 2 घंटे फिर रात को कर लेते हैं। तो यही है कि अगर कैलकुलेट किया जाए तो वही 12-1 घंटे के 10 घंटे 12 घंटे का एवरेज आ जाता है। लेकिन मैं कभी ऐसा कैलकुलेट नहीं करता कि हाँ टाइम को कैलकुलेट हो, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि हम जो है कितना सिलेबस हमने आज कवर करा, कितना आज हमने पढ़ा है और क्या आज कंप्लीट करा है टॉपिक, उस पर बेस्ड है। अब मान लो पढ़ रहे हो और टाइम को गिनने हो तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। मान लो टाइम गिनने से क्या करोगे, फिर दूसरों को दिखाना थोड़ी ना टाइम गिन के कि मैंने आज इतना बैठा हूँ। बैठने से बात नहीं है, आपने कितने टॉपिक को कहाँ कितना समझा है, डिपेंड करता है ये। चाहे वो तुम 2 घंटे में समझ लो या 5 घंटे में। 2 घंटे के बाद अगर कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि मान लो इकोनॉमी आ गया, इकोनॉमी 90% बच्चों के दिमाग से ऊपर जाती है, अब इकोनॉमी की कोई टॉपिक चल रहा है, 2 टॉपिक में तुम्हारे सर में दर्द होने लगा कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, बस इतना ही है कि अब थोड़ा सा रेस्ट लूँगा। रेस्ट लेने के बाद उसका एकदम से इंटरेस्ट नहीं जागता,
उसको कि पढ़ने, तो अब एकदम से अगर नहीं जा रहा है तो उसको पहले ब्रेक लो, अच्छे से वो करो। ऐसे ही मैं करता हूँ, सभी करते हैं इस तरह से। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट होगा, एस्पिरेंट होगा तो चाहे मेरे को 1 घंटे का भी रेस्ट लग जाएगा तो मैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं करूँगा वही जब तक मेरा मन करेगा, जब तक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने का। तो वो मेरा एक टाइम का इस तरह का रहता है, बाकी सबका अपना अपना ही। आप क्या रूटीन फॉलो करते हैं भैया? सर मेरा तो सामान्य रूटीन रहता है। सुबह उठता हूँ, कितने बजे उठते हैं? सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। फिर थोड़ा एक्सरसाइज होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको चेयर पे बहुत लंबा बैठना होता है। जैसे भैया ने बोला है कि टाइम देखकर तो स्टडी होती नहीं है, क्योंकि कोई टॉपिक कितना समय ले ले हमको खुद को नहीं पता होता, क्योंकि ये ना व्यक्ति की सामर्थ्य के ऊपर बात है कि वो कितनी जल्दी कैच कर पा रहा है, कितनी जल्दी कैच नहीं कर पा रहा है। तो जब बैठ जाते हैं, डूब जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता समय। तो कभी दोपहर हो गई तो खाना खा लिया, कभी दोपहर होकर पता ही नहीं चला कि यार हमने लंच किया है नहीं किया है। मतलब मुश्किल से अगर आप एवरेज निकालें तो हर एक जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई टॉपिक ऐसा जाता है ना कि बिल्कुल इंटरेस्ट आ गया तो मन ही नहीं करता, ना उठने का मन करा, फिर खाना भी ऐसा लगता है अरे छोड़ यार बाद में देख लेते। और कोई ऐसा भी होता है कि मतलब यार मेरा मन नहीं कर रहा, छोड़ हटा है, तो कभी गाना देखने लगते हैं सॉन्ग, इस तरह। मतलब थोड़ा मनोरंजन भी होता रहता है। लाइब्रेरी में पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। भैया ने भी बताया था कि आप एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो डिस्कशन इज़ मस्ट व्हेन यू आर डिस्कसिंग, तो डेफिनेटली यू विल हैव द लॉट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू योर सिलेबस। तो ये डिस्कशन भी काफ़ी ज़रूरी है। समय का बाउंडेशन नहीं है कि हम लोगों का 5 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट कर रहे हैं 10 मिनट, अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पता ही नहीं चलता, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक वी स्टडीड। ये वाली बात है। हाँ। अच्छा भैया, एक एस्पिरेंट कितना घंटा लाइब्रेरी में बिताता है? देखिए ये डिपेंड करता है एस्पिरेंट की कैपेसिटी पर। हाँ बिल्कुल। बहुत से लोग होते हैं जो 12 14 घंटे लाइब्रेरी बैठते हैं, लेकिन आउटपुट उनको 5 घंटे का निकलता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 6 7 8 घंटे बैठते हैं, वो बराबर मतलब अगर 8 घंटे बैठे तो 6 7 घंटे का आउटपुट निकल जाता है। तो वो एस्पिरेंट की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे मैं लाइब्रेरी जाता हूँ सुबह 10 बजे और शाम को मैं 6 से 8 के बीच में वापस आ जाता हूँ। उसके बीच में मैं एक बीच का ब्रेक मारता हूँ जिसमें लंच वगैरह करता हूँ। तो मेरा मतलब 10 से 11 घंटे लाइब्रेरी का रूटीन रहता है। तो डिपेंड करता है सबका अपना अपना कि कौन कितनी कैपेसिटी के साथ बैठता है। या फिर लाइब्रेरी में कुछ ऐसा भी होता है कि लाइब्रेरी जा रहे हैं आप इंटरनेट यूज करने के लिए, तो वो अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। लेकिन लाइब्रेरी अगर जेनुअली बैठना है तो 8 से 10 घंटे इनफ है बस। उसके बाद तो तुम्हें, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिटिंग तुम दे ही नहीं पाओगे, तुम्हारा बैक पेन होने लगेगा, फिर तुम ऐसे रिलैक्स करके आराम करोगे, उससे बढ़िया घर आके आराम कर लो। तो वो 10 घंटे इनफ है बस। अच्छा भैया, जैसे कोई भी नया स्टूडेंट जो है यूपीएससी फील्ड में आना चाहता है तो उसको सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान में रख के स्टार्ट करना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए? पहली बात तो अगर कोई भी अगर आना चाहता है, जो खासकर अगर किसी ने माइंड सेट अगर 12th के बाद बना लिया तो उससे तो अच्छा कुछ है नहीं। मतलब अगर उसने बना लिया माइंड सेट अपना 12th के बाद, आफ्टर 12th, तो वो अपने उसी के अकॉर्डिंग साथ साथ में या तो पीजी, मतलब पीजी अगर करे, ग्रेजुएशन वगैरह कहीं से वो इस तरह से करे जिससे उसको बेनिफिट मिला है यूपीएससी में। जैसे यूपीएससी में जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह जो सब्जेक्ट है, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। ऑप्शनल को लेकर तैयारी करें। हाँ, ऑप्शनल वगैरह। तो अगर उस तरह से वो उस फील्ड में चला जाएगा तो अच्छा है। अगर नहीं जा पाया तो जैसे मान लो बीटेक, एमटेक या कोई प्रोफेशनल कोर्स जो भी अगर कर रहा है, अगर उसने पहले कर लिया वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलना ही मिलना है, इंटरव्यू में मिलना है या आगे चल के ही मिलना है, आफ्टर सिलेक्शन भी मिलता है, इसका तो मिलता ही है। कोई भी कोर्स या कोई भी इस तरह से गलत कुछ नहीं है, ये हमारी खुद की धारणाएं होती है। लेकिन हाँ ये है कि जैसे ग्रेजुएशन में अगर बे वाले सब्जेक्ट ले लिए तो वहाँ भी थोड़ा बेनिफिट मिलता है। तो न्यू स्टूडेंट अगर आफ्टर 12th आ रहा है तो मेरी पर्सनल राय रहेगी कि अगर वो ग्रेजुएशन करे तो वो करे एक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वाले सब्जेक्टों से, और उसके साथ साथ वहीं से पहले कॉलेज अच्छे से कराए। ये नहीं कि कॉलेज के अगर 12th के बाद ही कोचिंग करना है, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। 12th के बाद आराम से पहले ग्रेजुएशन करें। अब फोकस दिमाग में रखें कि हाँ मेरा जो है यूपीएससी है मेरा गोल, तो उसके साथ साथ उस पर उसको जो है प्रीवियस क्वेश्चन पे ध्यान देता रहे अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ, और उसको देखता रहे, फॉलो करता रहे, तो धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यूपीएससी का एस्पिरेंट स्टूडेंट है और वो यूपीएससी करना चाह रहा है, तो पहले तो उसे ये जानना होगा कि वो यूपीएससी क्यों करना चाह रहा है, उसका प्रेरणा स्रोत क्या है। जब वो अपने प्रेरणा स्रोत या किसी आइडल को देखेगा कि हाँ यार इन्होंने यूपीएससी निकाला है, जैसे दीपक रावत सर हैं हरिद्वार में, वो आईएएस हैं, आईएएस पद पे हैं, तो अक्सर मैं उनकी वीडियो देखता रहता हूँ, उनसे इंस्पायर होता रहता हूँ, वो ऐसे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी इंस्पिरेशन भी आपको पुश करती है टू डू दैट, कि आपका जो गोल है इसको पाना है आपने, फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए, गोल को मद्देनज़र रखते हुए कि आपके फर्स्ट स्टेप क्या हो सकते हैं आपके टारगेट को लेकर। क्योंकि कहते नहीं है मेक इजी थिंग्स डेफिनेटली गेट द डिफ़िकल्ट थिंग्स
सक्सेस एट द एंड ऑफ योर टारगेट। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आप इजी चीज़ें लो और फिर उसको ना थोड़ा डिफ़िकल्ट मोड़ पर आ जाओ। और डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, मतलब एक लेवल होता है, आप उस लेवल पर पहुँचिए, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कंटिन्यूटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और बहुत से लोग कहते हैं कि हम खुद से कर लेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि खुद से कर लो, क्या आपका मार्गदर्शन सही है, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। अगर आपका जो आपको गाइड करने वाला है वो बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऐसे ही निकाल दिया है यूपीएससी। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर एक स्टूडेंट से पूछेंगे। सॉरी मैं थोड़ा आपको, असल में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें जो है ना पहले से कोई जो कह रहे हैं ना भैया मार्गदर्शन, बाकी में ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है कि हमें कहीं सही समय पर मार्गदर्शन मिल नहीं पाता, गाइडेंस की है। तो अगर बच्चा अगर खुद से शुरू से ही किसी का गाइडेंस में है तो वो बाकी में वो बिना कोचिंग के सब कुछ कर सकता है। और यहाँ क्यों आते हैं, यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता, घर परिवार में या रिश्तेदारों में नहीं मिल पाता, तो वो यहाँ दिल्ली आते हैं। अब दिल्ली में भी यहाँ कोचिंग वाला बिजनेस कर रखा है। कोई कोचिंग ऐसा है कि अपना बस गाइडेंस तो नाम का ही चल रहा है उनका, अच्छा। कोचिंग करा ही रहे हैं, वो अपना सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ अपना क्या कर रहे हैं, बच्चों को फंसाने की कोशिश करते हैं। 2-4 ये अपने चेले चपाटों को बाहर छोड़ देंगे, पकड़ के लेकर आओ, नए स्टूडेंट को आ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट को लेकर आओ, और उनको बल्कि फीस भी, पैसे भी प्रोवाइड कराते हैं कि भाई तुम 4 बच्चे लेकर आओगे तो हम कोचिंग वाले कराते हैं। अच्छा। कि हम तुम्हें इतने रुपए देंगे, इतने। अब बच्चे को तो उन्हें फंसाना है, नए कोचिंग मतलब कोचिंगों को। कुछ कोचिंग ऐसे हर कोचिंग का नहीं बता रहा मैं कि मतलब कुछ कोचिंग है बहुत बढ़िया कोचिंग है जो नाम है, बढ़िया कोचिंग है। यहाँ पर मेन बात ये है कि आप जैसा माहौल चाहेंगे, जैसा भी आपके मन में है आपको वैसा मिल जाएगा। मुखर्जी नगर का ही है, पढ़ाई का माहौल चाहेगा तो आप वैसे ही अपना एक्वेंटेंस बनाओगे, ऐसा ही सर्किल बनाओगे। आप चाह रहे हैं कि थोड़ा चिल आउट भी करूँ, दोस्तों में भी रहूँ और पढ़ाई भी करूँ, वैसा भी बन जाएगा। एक माहौल वो भी होता है कि यार मैं पढ़ाई नहीं करूँ, मैं तो मजे लेने आया हूँ, अच्छा। वैसा भी, मतलब यहाँ पर जैसी आप माहौल चाहेंगे। मैं बोला ना कि यहाँ का एनवायरनमेंट डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो कैसा लेना चाह रहा है। कैसा लेना हर चाह रहा है। टाइप का एनवायरनमेंट है हर टाइप का है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप जिस बैकग्राउंड से आए हो, जिस वे को आप अपने माइंड में रख के लाए हो, उस पर कंसंट्रेट हो या नहीं, या यहाँ के आप डाइवर्ट हो गए हो, तो वो डिपेंड करता है। वो आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आप जो सोच के आए हो, जो मोटिव लेके आए हो, वो आप कब तक उसको कंटिन्यू, कब तक सस्टेन कर रहे हो उस चीज़ को लेकर। अच्छा भैया, आपको क्या प्रेरित करता है आपके ये तैयारी के लिए? मम्मी पापा सबसे ज़्यादा, अच्छा। उन्हीं का मोटिवेशन सबसे ज़्यादा रहता है। तुम बाहर का कोई मोटिवेशन तुम्हें कब तक मोटिवेट करेगा? 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीने। लेकिन ये एग्जाम 1 महीने 2 महीने तक का नहीं, ये एग्जाम लॉन्ग डिस्टेंस वाला, मतलब इसको कहते हैं ना कि मैराथन है एक, तो ये मैराथन है। क्योंकि बाहर से मोटिवेट रह के तुम मोटिवेट ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाओगे जब तक तुम वो अंदर से चीज़ नहीं आएंगे ना कि मैं क्यों आऊँ, मुझे किस लिए यहाँ भेजा गया है, तो वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट रहता है। वो तुम्हें हमेशा के लिए रखेगा। और जब भी तुम अपने वे से आउट ऑफ वे जाओगे ना, तो वो चीज़ तुम्हारे माइंड में क्लिक करेगी कि तो आप किस लिए यहाँ आए हो। अब तक पिताजी और मम्मी ने जो भेजा है, किस लिए भेजा, तुम क्या करने जा रहे हो, तो वो मोटिवेशन, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी मम्मी पापा है। अच्छा भैया, हर स्टूडेंट के लाइफ में एक फेज़ आता है जब वो काफ़ी डिमोटिवेटेड फील करता है, वो उसके बारे में बताइए। ठीक है, डिमोटिवेट तो एक, हाँ ये सच्चाई है, और हम लोगों के सामने भी कहीं ना कहीं अभी भी है और पहले भी ये सिचुएशन आती है। तो वो भैया ने बोला है, सही बात है कि भाई अगर आपने अपने थिंकिंग पहले से सोच रखा है कि मुझे कहाँ जाना है और क्या गोल मेरा अचीव करना है मुझे, तो वो फिर जो है ना डिमोटिवेट अगर हो भी रहे हैं किसी चीज़ को देख के, हम ऐसा लग रहा है कि हम अंदर कि हमने अभी तक नहीं करा ये सब कुछ, और दूसरे को देख के हमें लगता है कि यार अब अभी हम कहाँ हैं, तो डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो वो सही बात बोली भैया ने कि भाई वो अपनी माइंड में। पहली बार ही मैंने MPPCS का प्री दिया था, 1 नंबर से रह गया था मेरा। रात को मैंने रिजल्ट देखा अपना 8 बजे, मेरा इतना माइंड ख़राब हुआ, मैं 11 बजे तक ऐसे ही, और मम्मी का फ़ोन आया 11 बजे, मैं क्या हुआ, मैं कि 1 क्वेश्चन से रह गया, तो मम्मी ने कहा क्या हुआ, पहला ही तो था, पहला अटैम्प्ट था, नहीं हुआ तो क्या हुआ, बस मम्मी ने इतना बोला ना कि नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो मैंने कहा जब मम्मी बोल नहीं इतनी बड़ी बात, तो अभी मैंने की क्या शुरुआत थी, फिर सेकंड दिया, मेंस लगा हूँ मैं MPPCS का, मेंस भी मेरा अभी रिजल्ट आया उसका मेंस का, तो मैंने मेंस भी लगा। बाकी फिर मोटिवेशनल आपको एक इनर मोटिवेट होने चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेट आपको नहीं रख सकता, आगे तक काम नहीं करेगा आपको। 2 चीज़ें होती हैं भैया, देखिए, एक तो आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल एंथुसियाज्म है आप में, मतलब एक उत्साहवर्धन से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक तैयारी लॉन्ग होती है, ये मैराथन जैसे बोले हैं भैया। अब उसमें ना कहीं आपका हौसला डगमगाएगा। तो एक कविता ये है, मैं कहूँगा कि जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। तो अपना खुद से भी करना है, अपने आप को खुद को भी मोटिवेशन देना है कि यार मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, एवरीथिंग इज़ ईजी, ठीक
ठीक है, आई कैन बी द IAS ऑफिसर इन दिस फील्ड, तो ये कर सकते हैं। कोई, मैंने आपको बताया ना, मोटिफिकेशन के दो ही तरीके होते हैं, या तो किसी को प्रेरणा स्रोत बना लो, जैसे भैया बोल रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, एक खुद से भी हो गया, ठीक है, और तीसरा आपका एटमॉस्फेयर भी हो गया कि आपका एटमॉस्फेयर बहुत सारी चीज़ें, वातावरण बहुत सारी चीज़ें निर्धारित कर देता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना सोच के ना आप फिर चेयर पे बैठते हो कि हाँ मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज का टारगेट है, और टारगेट बनाकर स्टडी होती है, एवरीडे टारगेट, कि हाँ मुझे इतना करना है, इतना कंप्लीट करना है, ऐसा होता है भैया। देखिए यूपीएससी में क्या है ना, बहुत धैर्य से काम लेना पड़ता है। अगर ये भी नहीं है कि बिल्कुल अपने आप को लूज कर दो या ढील दे दो बिल्कुल, अब ये भी नहीं है कि हम एकदम से एग्रेसिव हो जाए किसी बात को लेकर कि अरे मेरा नहीं हुआ तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या मेरा हो मतलब वो नहीं हो पा रहा। अब इसमें क्या है ना, धैर्य से इसलिए काम लेना पड़ेगा कि अगर नहीं हुआ फिर अपने आप को ग्रो अप करना, अगर हो गया तो फिर भी अपने आप को कूल रखना है। आपने देखा होगा जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, आपने उनको कभी भी एग्रेसिव या अपने आप को बहुत वो नहीं देखा होगा, ये है ना। तो एक लेवल, एक यूपीएससी का एक कोर्स भी इस तरह का है, या उसका पूरा जर्नी ऐसी है कि वो अपने आप को कूल भी बना देता है, माइंड को आपको बिल्कुल एक कूल जिसे कहते हैं, और एक शार्क जिसे कहते हैं, एक समझ विकसित करना जिसे एकदम तोड़ देता है। यूपीएससी इंसान को इंसान बना देती है, बेशक पेपर निकले ना निकले, लेकिन इंसान इंसान बन जाता है, ये तो पक्का है। सामाजिकता कूट कूट के भर जाती है, और आप अपने से ज़्यादा दूसरे के हित के बारे में सोचने लगते चार हैं, नजरिए हो जाते हैं, वो देखने लगता है। हाँ, लाभ की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब स्वार्थी नहीं रहता व्यक्ति, और लाभ अर्जित करने की कभी भी नहीं सोचता। वो सोचता है कि यार समाज का कल्याण कैसे हो, मैं लोगों के बारे में और अधिक से अधिक क्या कर सकता हूँ। जैसे हम सिटीज़न हैं, कहीं ना कहीं भी हम किसी ना किसी रूप में देश की सेवा ही कर रहे हैं, तो हमारा मतलब मेरा उद्देश्य ये रहता है कि चलो ठीक है, यूपीएससी हमने सेलेक्ट किया है, टारगेट है हमारा, अचीव करना है, तो निराशा तो है ही नहीं कि यार होगा या नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अपने दिल में ये है कि यार कुछ ना कुछ तो करना है समाज के लिए। ये भी बहुत बड़ा एक अपना मोटिव होता है करने के लिए ये सारी चीज़ें। हाँ, और फिर ये भी है ना कि मतलब अगर किसी को अगर यूपीएससी जर्नी दिखाई दे रही है, तो वो अगर खाली आईएएस पे या पीसीएस पे, वो आईपीएस पे फोकस करेगा ना, तो वो देखो अच्छी बात है, गोल होता है, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आईएएस आईपीएस नहीं हुआ, आगे के लिए बता रहा हूँ, वो मैं हूँ या भैया हो या कोई और भी हो, अगर आईएएस अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसके यूपीएससी पढ़ने के साथ साथ उसके अंदर ये डेवलप हो जाता है कि मुझे कहाँ भी अपने आप को ग्रो के साथ साथ समाज के हित में कहाँ लेके चलना। जैसे यूपीएससी ने इसमें इथिक्स का पेपर जोड़ा 2013 में, इथिक्स के पेपर जोड़ने से काफ़ी चीज़ें बदल गई। एस्पिरेंट के अंदर जो एक बार सही गलत का निर्णय था, उनके अंदर ये अंतर करना आ गया कि क्या सही है क्या गलत है, वो भी समाज में, देश में क्या करना। आज के समय में आपने देखा होगा 2013 के बाद से मतलब 80% मान के चलो कि बहुत कम ऐसे बे आ रहे हैं केसेस जो उसके आफ्टर 2013 के बाद के कि जो भ्रष्टाचार के केस में हो या किसी के केस में हो, या वो कम आ रहे हैं, अभी भी रहे, लेकिन वो पहले वाले बैच के 90 के दशक के हैं या वो उसके दशक के हैं, तो वो उस कहीं ना कहीं ऐसे बेनिफिट मिलता है। ये ऐसे सब्जेक्ट जिस तरह से यूपीएससी ने जोड़ा इथिक्स का, तो इथिक्स ऐसे सिखा देता है। यूपीएससी का पूरा ही सिलेबस ऐसा है कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कि वो सब कुछ ऐसा सिखा दिया उन्होंने, तो उसमें लगता है कि हाँ ये करने लायक है, तो समाज के हित में भी और वैसे भी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बने रहिए इस चैनल पे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। धन्यवाद।